हेलो एवरीवन, दिस इज आरजी। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। हम बेसिकली पढ़ रहे हैं क्लास 12th का चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स एंड हम बेसिकली पहुंच चुके हैं लगभग काफी एंड के टॉपिक पे, यानी कि स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन। भाई आज का हमारा टॉपिक है स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन। काफी एडवांस लेवल अप्रोच है। देखो है क्या, बेसिकली हमें रेट लॉ एंड ऑर्डर निकालना है फ्रॉम द मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन, जिसमें हमें आरडीएस स्पेसिफाई नहीं होता। कल हम बात कर रहे थे कैलकुलेशन ऑफ रेट लॉ एंड रेट ऑर्डर, जो एक्सपेरिमेंटली निकलता है। उसके दो केसेस हम लोग बेसिकली कल के लेक्चर में कर चुके हैं। वो रिलेटिवली आसान थे। मैकेनिज्म दिया हुआ था, आरडीएस दिया हुआ था, ठीक है ना। दोनों ही केसेस में आरडीएस दिया हुआ था। बस एक केस में क्या था कि आरडीएस के साथ जो आरडीएस बेसिकली स्टेप था उसमें रिएक्टेंट साइड पे कोई इंटरमीडिएट नहीं था। एंड सेकेंड केस क्या था कि जो आरडीएस स्टेप था उसके रिएक्टेंट साइड पे इंटरमीडिएट था। आज बेसिकली हम करेंगे थर्ड, यानी कि केस नंबर 3, मैकेनिज्म इन विच RDS is not specified. फाइन। एंड ये केस में बेसिकली हमारा केस आता है स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन। फाइन, ये टॉपिक जो है वो थर्ड केस के अंदर आता है। नाउ समझने की बात क्या है, स्टेडी स्टेडी का मतलब होता है रुक जाना, ठीक है ना। स्टेट यानी कि एक पर्टिकुलर अवस्था, एक पर्टिकुलर मूवमेंट, यानी कि रुकी हुई मूवमेंट, उससे अप्रोक्सीमेट करना हमारा रेट लॉ। स्टेडी स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन, इन शब्दों का मतलब समझने की कोशिश करिए। स्टेडी मतलब रुका हुआ है यार, ठीक है ना। स्टेट मतलब एक पर्टिकुलर अवस्था, एक पर्टिकुलर मूवमेंट, उस पर्टिकुलर स्टेज से उस पर्टिकुलर जो मतलब हमारे पास एक पर्टिकुलर अवस्था में, इस पर्टिकुलर स्टेट में क्या चीज चल रही है, एंड अप्रोक्सीमेशन उससे हम रेट लॉ को अप्रोक्स करना, कैलकुलेट करना, दैट इज स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन, ठीक है ना। बिफोर मूविंग टू कि मैं ये आपको पूरे का पूरा कंसेप्ट समझाऊं, पहले मैं इसके बैक एंड की चीज समझा देता हूं कि एक्चुअली में ये जो पर्टिकुलर मेथड है, केस नंबर 3 है, ओरिजिनेट कहां से हुआ है, ठीक है ना। ऐसी कौन सी सोच है, जैसे बड़ा सिंपल सी बात है, बोलते हैं ना कि फिजिक्स के अंदर बोलते हैं कि न्यूटन ने डिस्कवरी करी ग्रेविटेशनल फोर्स की, तो उसके पीछे की बैक एंड की कहानी क्या है। उसके पीछे की बैक एंड की कहानी है कि भाई वो पेड़ के नीचे बैठा था, सेब नीचे गिरा तो उसने सोचा कि यार ये नीचे ही क्यों गिरा। वैसे ही ये सोचने की बात है कि ये जो स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन का मेथड है वो अल्टीमेटली सोच कहां से बनी, कहां से निकला ये मेथड। क्लियर, इस चीज को समझते हैं। सपोज हमारे पास ए प्लस बी, मान लीजिए किसी प्रोडक्ट में चेंज होना था, बीच में आ गया इंटरमीडिएट। ए प्लस बी किसी इंटरमीडिएट में चेंज होने थे, एंड देन ये हो गया प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्जन, ठीक है ना। अब आप सबसे पहले खुद सोचिए, बिल्कुल अनिशियली ये कुछ ए अमाउंट है, ये कुछ बी अमाउंट है, जबकि ये 0 है और ये 0 है। बिकॉज शुरू में हम मान के चलते हैं हमारे पास कोई भी इंटरमीडिएट नहीं होता। शुरू में हम मान के चलते हैं देयर इज नो इंटरमीडिएट, देयर इज नो प्रोडक्ट, हमारे पास सिर्फ और सिर्फ क्या है, रिएक्टेंट है। समय निकलता है एंड धीरे धीरे क्या होता है रिएक्शन के अंदर। फाइन, आफ्टर सम टाइम t1, कुछ t1 टाइम के बाद क्या होता है, a में से x चला जाता है, b में से भी x चला जाता है, और इंटरमीडिएट बनता है सबसे पहले x। एंड सपोज मान के चलिए कि अभी भी प्रोडक्ट कन्वर्जन नहीं हुआ, हो सकता है थोड़ा बहुत हो गया हो,
पर आप बिल्कुल शुरू में मान के चली थी सबसे पहले तो रिएक्टेंट किस में चेंज हुआ होगा, इंटरमीडिएट के अंदर चेंज हुआ होगा, एंड देन एक बार तो इंटरमीडिएट बनना शुरू होता है, यानी कि ये वो स्टेज है जब इंटरमीडिएट के प्रोडक्शन में क्या हो रहा होता है, राइज हो रहा होता है। कोई दिक्कत, क्लियर। फिर आफ्टर सम टाइम T2, कुछ और समय के बाद अल्टीमेटली क्या होता है, A में से X और Y और चला जाता है, एंड B में से भी X गया हुआ था, Y और चला जाता है। ये बेसिकली X प्लस Y बन जाना चाहिए, मानते हो ये बात, ये X प्लस Y बन जाना चाहिए, मानते हो ये बात, फाइन। पर देखो इस स्टेट में राइज हुआ, पर यहां पे इतने टाइम तक, ये जो T1 से लेके T2 टाइम तक इंटरमीडिएट भी तो प्रोडक्ट में चेंज हुआ होगा। ये T1 से T2 टाइम तक जब हमारे पास और रिएक्टेंट आगे जा रहा है, इंटरमीडिएट के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, तो कुछ इंटरमीडिएट भी तो प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हुआ होगा, डेफिनेटली हुआ होगा, ठीक है ना। तो हम मान के चलते हैं कि इसको ना मैं ऐसे ले लेता हूं, एक और x चला गया, ये एक और x चला गया, ये 2x बन गए होंगे, ऐसे आपको ज्यादा आसानी से समझ आ जाएगा। कुछ टाइम के बाद एक और x चला गया, फिर कुछ और x इसमें से चला गया, यहां 2x बन गया होगा। पर अगर रिएक्टेंट इंटरमीडिएट के अंदर कन्वर्ट हो रहा है तो कितने टाइम में इंटरमीडिएट भी तो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा होगा, यहां बन जाएगा x और यहां में से हो जाएगा ये माइनस। चीज को समझिए, सबसे पहले इनिशियली हमारे पास रिएक्टेंट क्या है, बहुत ज्यादा, इंटरमीडिएट क्या है, जीरो, प्रोडक्ट क्या है, जीरो, क्लियर। उसके बाद कुछ टाइम के बाद रिएक्टेंट में से x रिएक्ट कर गया, A में से x गया, B में से x गया, एंड ये इंटरमीडिएट बन गया x, क्लियर। एंड प्रोडक्ट अभी तक फॉर्म होना शुरू नहीं हुआ, हो सकता है थोड़ा बहुत हो गया हो, पर हम मान के चल रहे हैं ये वो स्टेज है जब अभी प्रोडक्ट बनना स्टार्ट नहीं हुआ है, सिर्फ इंटरमीडिएट बनना है। इस स्टेज में अगर हम देखें फ्रॉम जीरो से लेके इस टाइम तक हमारे पास इंटरमीडिएट का प्रोडक्शन क्या हुआ है, राइज हुआ है सर, इंटरमीडिएट का प्रोडक्शन क्या हुआ है, राइज हुआ है। अब T1 से T2 टाइम पे चले जाते हैं, हम मान के चलते हैं कुछ और x रिएक्ट कर गया होगा, हम मान के चल रहे हैं कुछ और x रिएक्ट कर गया होगा, यहां से भी x गया होगा, यहां से भी x गया होगा, यहां बन गया होगा, तो यहां 2x हो गए, मानते हो ये बात, एक x पहले था, एक और x बन गया होगा। पर अब कुछ इंटरमीडिएट भी तो प्रोडक्ट के अंदर चेंज हो गया होगा, इजंट इट, इंटरमीडिएट भी तो प्रोडक्ट के अंदर चेंज हुआ होगा, बिल्कुल हुआ होगा। तो ये x इंटरमीडिएट में से गया और यहां आ गया, यानी कि यहां से लेके यहां तक T1 से लेके T2 टाइम तक एक ऐसी चीज थी जब इंटरमीडिएट बड़ा भी और कम भी हुआ, बड़ा भी और कम भी हुआ। इसको मैं आपको बड़ी सिंपल सी बात से समझाता हूं। सपोज यू आर डिस्ट्रीब्यूटिंग फ्रूट्स, फाइन, आपने एक बहुत बड़ा लंगर लगा रखा है, आप फ्रूट्स डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो और पीछे से आपको स्टॉक आ रहा है, ठीक है। बिल्कुल शुरू में आपके पास कुछ नहीं है, आपको पीछे से आके किसी ने स्टॉक रखा है, यहाँ पे आपके पास एक मतलब बड़ा सारा वो लगा दिया कंटेनर, क्लियर, जिसमें से आपको उठा के देना है, क्लियर। तो बिल्कुल शुरू में आपका, आप इंटरमीडिएट हो, आप इंटरमीडिएट हो, शुरू में आपकी वैल्यू क्या है, जीरो, आपका कंटेनर क्या है, खाली, फाइन। अब पीछे से हमारे पास बैक एंड से जो हमने बंदे लगा रखे हैं, बैक एंड से उन्होंने यहां लाके x नंबर ऑफ फ्रूट्स रख दिए, कोई दिक्कत, तब तक आपने बांटना स्टार्ट नहीं किया, प्रोडक्ट जीरो, बांटना स्टार्ट नहीं किया, पीछे से x आ गया, कोई दिक्कत। अब इसके बाद क्या हुआ, अब पीछे से एक और x आया, क्यों, क्योंकि यहां से अगर x गया तो एक और x आया, जब यहां x आया तब जब पीछे से वो x आ रहा था तब आपने आगे फ्रूट बांटना, डिस्ट्रीब्यूट करना भी शुरू कर दिया। जो डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू कर दिया, एट द एंड इस स्टेज में बताइए आपकी कंटेनर में कितना फ्रूट है, क्या 2x है, नहीं, क्योंकि जितने में पीछे से x आया उतना आपने आगे उसे भेज दिया, जितना और पीछे से x आया आपने x
और भेज दिया, ठीक है ना। तो ये चलता जाएगा, मतलब मैं कह सकता हूं टाइम t3 के लिए अगर मैं देखूं, a में से x x और x चला गया, b में से x x और x चला गया, यहां फिर से ये तो x बच गया था ना, ये x बच गया था, यहां फिर से एक और x आया, फिर उसमें से वो चला गया, यहां एक x पहले से था, एक और आ गया। समझ पा रहे हो, पीछे से 3 कंटेनर आ चुके हैं, यहां एक है, 2 आप डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हो। धीरे 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 करके क्या होगा, रिएक्टेंट हो जाएगा खत्म, एंड सारे का सारा फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा, फाइनल मैक्सिमम प्रोडक्ट बन जाएगा। पर इन स्टेट्स पे देखो इंटरमीडिएट भी हो जाएगा खत्म, धीरे बिल्कुल एंड पे, एंड टाइम पे, ये मैं ले रहा हूं एंड टाइम पे, ये मैं ले रहा हूं एंड टाइम पे। पर आपको पता है क्या सोचना है, आपको सिर्फ इतना चीज सोचना है, ये मैंने क्या किया, इस टाइम पे मैंने क्या किया है, इंटरमीडिएट कि अगर मैं ये बनाऊं, ये लिख लिया आपने हेडिंग इन विच आरडीएस इज नॉट स्पेसिफाइड। अगर मैं यहां प्रोग्रेस दिखा रहा हूं, यहां इंटरमीडिएट दिखा रहा हूं, शुरू में इंटरमीडिएट बनाना 0 से x, मेरा कंटेनर खाली था, मेरे को पीछे से आया, ये शुरू में बढ़ा, एंड उसके बाद क्या हुआ, यहां भी ये x है, यहां भी ये x है, यानी कि ये तकरीबन रहा कांस्टेंट। बिल्कुल एंड में जब सारे का सारा रिएक्टेंट खत्म ही हो गया, जब ये खत्म हो गया तो धीरे धीरे करके पीछे से यार फ्रूट आना बंद हो गया, एंड धीरे धीरे फिर मेरा कंटेनर भी मैं बांटता गया बांटता गया बांटता गया, मेरा कंटेनर भी क्या हो गया, खाली। धीरे धीरे करके इंटरमीडिएट भी क्या हो जाना है, खत्म। मानते हो ये बात, इंटरमीडिएट भी कम हो जाएगा अगर अल्टीमेटली लीड्स टू 0, मानते हैं हम ये बात। पर मुद्दे की बात ये क्या है, यहां से लेके यहां तक क्या है, ये है स्टेडी स्टेट, ये क्या है, ये है स्टेडी स्टेट। इतने टाइम तक, क्योंकि प्रोग्रेस इज बेसिकली टाइम, इतने टाइम तक आपको ऐसा लगा जैसे इंटरमीडिएट तो उतना ही है, देयर इज नो चेंज इन द इंटरमीडिएट। स्टेडी स्टेट पे क्या लगा, देयर इज नो चेंज इन इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट में कोई भी चेंज नहीं आया, क्यों, क्योंकि जितना पीछे से फ्रूट आ रहा था आप आगे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, जितना पीछे से आ रहा था आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे। ये तो आपके उस टाइम पे कंटेनर में कितना पड़ा है, आपको ऐसा लगा कि ये तो लगभग कांस्टेंट है, ये पीछे से एक्स आ रहा था, ये आगे जा रहा था, पीछे से एक्स आ रहा था, ये जा रहा था, ये जितना है उतना ही रहा। देखो यहां भी एक्स है, यहां भी एक्स है, यहां भी एक्स है, यहां पीछे से एक और चीज आ जाती, वो आगे कन्वर्ट हो जाती, पीछे से आया आगे कन्वर्ट हो गया, अल्टीमेटली सारा रिएक्टेंट खत्म हो जाएगा, सारा प्रोडक्ट में चेंज हो जाएगा, ये बीच में उतना ही रहेगा। शुरू में ये बढ़ा क्योंकि शुरू में तो खाली था, तो धीरे धीरे कंटेनर बढ़ा, हम बांटते गए, एक केला बांटा पीछे से एक केला आ गया, एक सेब बांटा पीछे से एक सेब आ गया, एक आम बांटा पीछे से एक आम आ गया, कोई दिक्कत, मुंह में पानी तो नहीं आ रहा ना किसी के, नहीं आ रहा ना, एक सेब बांटा पीछे से एक सेब। अल्टीमेटली जितना रिएक्टेंट प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट होना था वो क्या हो रहा है, रिएक्टेंट इंटरमीडिएट के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट के अंदर। तो इंटरमीडिएट क्या है, स्टेडी, वो रुका हुआ है, उसका रेट ऑफ चेंज क्या है, 0। इंटरमीडिएट का रेट ऑफ चेंज क्या है, 0। कौन से टाइम पे, इतने टाइम पे, इस पर्टिकुलर टाइमिंग से लेके इस पर्टिकुलर टाइमिंग तक। मैं डॉटेड ले रहा था क्योंकि बिकॉज ये कोई लाइनें नहीं है ग्राफ में बनाने के लिए, ठीक है ना, ये कोई लाइनें नहीं है ग्राफ में बनाने के लिए, डॉटेड सिर्फ मार्किंग्स हैं, क्लियर, कोई दिक्कत। तो इतने टाइम के इसका रेट ऑफ चेंज क्या है, 0। मानते हो ना ये बात, मान गए ना, रेट ऑफ चेंज अगर 0 तो यही है। इस लाइन को अगर आप समझ गए हो कि इंटरमीडिएट इतने वक्त के लिए बदलता नहीं है, इसी से मैं केस नंबर 3 प्रूव कर दूंगा। फाइन,
केस नंबर 3 हम लोग इसी बात से प्रूव करेंगे कि इंटरमीडिएट की जिंदगी में बिल्कुल इंटरमीडिएट की जिंदगी में एक ऐसा स्टेप आता है, एक ऐसा मूवमेंट आता है जब वो लगभग रुका हुआ फील होता है। कौन से टाइम पे? यहाँ तक। उसके बाद देखो इंटरमीडिएट को घटना है बीच के टाइम पे, जितना फ्रूट आ रहा था उतना बांट रहे थे, जितना आ रहा था उतना बांट रहे थे। उस स्टेज पे आपको लगा जैसे इंटरमीडिएट उतना ही है, उस मोमेंट पे इंटरमीडिएट की बदलने की जो रेट है वो क्या है? 0। उस चीज को मद्देनजर रखते हुए हम सॉल्व करेंगे केस नंबर 3। इज दिस थिंग क्लियर? व्हाट इज स्टेडी स्टेट? क्लियर? नाउ अब देखिए मेथड कैसे हम इसको बेसिकली केस नंबर 3 में इंप्लीमेंट करके इससे रेट नाउ निकालते हैं। बड़ा ही जबरदस्त मेथड है। फाइन, लेट्स हैव इट। तो रिएक्शन है हमारे पास बेसिकली केस नंबर 3 को हम सॉल्व कर रहे हैं एंड इस पर्टिकुलर केस को सॉल्व करने के लिए हमारे पास बोर्ड बहुत छोटा है। फाइन, मतलब बेसिकली अगर मेरे पास 8x4 का बोर्ड होता तो भी ये छोटा ही होता। फाइन, क्योंकि ये काफी लंबा कैलकुलेशन है। क्लियर? तो ध्यान रखेंगे यार कहाँ कहाँ है, बिकॉज वी नीड टू इरेज इट। इरेज करना पड़ेगा हमें बार बार इसे, ठीक है ना? तो इस मैथमेटिकल कैलकुलेशन में आप साथ देंगे, थोड़ा ध्यान रखेंगे ज्यादा। क्लियर? ये एक इक्वेशन है हमारे पास, 2O3 becomes 3O2। इसका आंसर शायद आपको याद है ना? फाइन, आंसर आपको इसका याद होगा, डेफिनेटली याद होगा। क्यों? O2 की पावर 2 बन रहा है और एक पावर में O3 की पावर 2 बन रहा है, O2 की पावर -1 बन रहा है। याद है ना? बिल्कुल वही वाला हम एक्सपेरिमेंटली आज प्रूव करके लेके आएंगे। फाइन, तो ये 3 बेसिकली मैकेनिज्म रिएक्शंस हैं। ये अगर आपने देखा हो तो कल जब मैं केस 2 सॉल्व कर रहा था ये तीनों तो मैंने तब भी लिखे थे। फाइन, आपको याद होगा इसको मैंने रिवर्स करके लिखा था। ये K2 को ये रिवर्स ही है, O3 बिकमिंग O2 प्लस O एंड O2 प्लस O नाउ बिकमिंग O3। ये इसका बेसिकली रिवर्सिबल रिएक्शन है। K1 का उल्टा है K2। क्लियर? एंड देन ये जो इंटरमीडिएट है O3 प्लस O बिकम्स 2O2। इतना तो देखने से पता चल रहा है ना कि ये बंदा भाई इंटरमीडिएट है। इतना तो देखने से पता चल रहा है कि ये जो O है वो बेसिकली इंटरमीडिएट है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम रेट लिखते हैं। क्लियर? सॉल्यूशन बनाते हैं इसका। सबसे पहले तो हम रेट लिखते हैं। क्या होता है रेट? बिल्कुल डे 1 का नॉलेज लगाइए। डे 1 केमिकल काइनेटिक्स का डे 1 जब हमने रेट किया था तब हमने क्या किया होगा? -1/2 d of O3 अपॉन dt, या फिर प्लस के 1/3 d of O2 डिवाइड बाय dt। ये रेट आया होगा बिल्कुल शुरू में, बिल्कुल फर्स्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था। क्या? अगर रिएक्टेंट है तो माइनस जो बिल्कुल आगे स्टोइकियोमेट्री है वो 1 में लिखनी है एंड चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ O3 डिवाइड बाय टाइम। सिमिलरली अगर प्रोडक्ट है तो प्लस जो स्टोइकियोमेट्री है वो 1 में लिखनी है एंड चेंज ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ O2 डिवाइड बाय d। कोई दिक्कत? क्लियर? फाइन, तो ये बिल्कुल शुरू में हमारे पास ये रेट इक्वेशन थी। कोई भी दिक्कत? अब आगे क्या करना है? अब आगे ना बेसिकली हमें ये एक एक करके बनाना है। फाइन, तो ये देखिए कैसे बनाया जाता है। d of O3 डिवाइड बाय dt, ये देखो कैसे लिखना है। क्या फर्स्ट स्टेप में हम चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ O3 विद टाइम निकाल रहे हैं। क्या फर्स्ट रिएक्शन में हमारे पास O3 है? फर्स्ट में बिल्कुल है, बिल्कुल है। किस साइड है? रिएक्टेंट साइड। किस साइड है? रिएक्टेंट साइड। तो ये अल्टीमेटली क्या हो जाता है? माइनस, यहां पे माइनस ऑफ K1 एंड रिएक्टेंट। सेकेंड रिएक्शन में देखिए क्या हमारे पास O3 है? बिल्कुल प्रोडक्ट साइड है, तो अब होगा प्लस। देखो यहां फर्स्ट के हिसाब से देखिए तो O3 हमारा घट रहा है। ये क्या है? चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ O3। हमें देखना है कि घट रहा है या बढ़ रहा है। रेट इन द चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ O3 बढ़ रहा है या घट रहा है? देखो यहां के हिसाब से रिएक्टेंट जो होता है वो घटता होता है, यहां प्रोडक्ट में है तो बढ़ता होता है। बढ़ता कैसे लेंगे? K2 डिपेंडेंसी हमेशा रिएक्टेंट के ऊपर होती है।
O2 O। समझ आ रही है ये बात? क्या किया हमने यहाँ? डिपेंडेंसी हमेशा K1 into this, K2 into this। डिपेंडेंसी हमेशा रिएक्टेंट के ऊपर होती है। रेट हमारा क्या होता है यार? कांस्टेंट इनटू रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, यही तो होता है। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के ऊपर ही तो डिपेंड करता है। बिल्कुल, K1 into O3, K2 into O2 plus O। कोई दिक्कत? इन दोनों के ऊपर डिपेंडेंसी। यहां इसके आगे माइनस लगाया है बिकॉज O3 रिएक्टेंट साइड है, घट रहा है। यहां O3 प्रोडक्ट साइड है तो बढ़ रहा है। यहां देखो क्या है, O3 रिएक्टेंट साइड है तो घट रहा है, तो माइनस K3 O3 एंड O दोनों रिएक्टेंट। कोई दिक्कत? आई थिंक दिस इज क्लियर। नहीं तो एक और लिख के पता चल जाएगा। लो जी, d ऑफ O2 by dt लिखो, धीरे धीरे करके आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पहली रिएक्शन में O2 है, बिल्कुल प्रोडक्ट साइड पे है। प्रोडक्ट साइड पे O2 है तो बढ़ रहा है या कम? प्रोडक्ट हमेशा बढ़ता है, तो क्या लिखेंगे? प्लस क्या? K1 जो रेट कांस्टेंट दिया हुआ है इनटू रिएक्टेंट O3। नाउ दूसरे में देखिए O2 घट रहा है, दूसरे में O2 घट रहा है, माइनस K2। रिएक्टेंट के ऊपर ही डिपेंडेंसी होती है O2O। तीसरे में O2 कहां है? प्रोडक्ट में, यानी कि अब बढ़ रहा है, यानी कि प्लस K3, क्योंकि बढ़ रहा है, प्लस K3 O3 एंड O। क्या आपको इतना क्लियर हो गया? पहले ध्यान से लिख लो इसको, समझ लो, लिख लो ध्यान से। यहां 2 होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, बस प्रोडक्ट है, बढ़ रहा है। क्लियर? जो रिएक्टेंट वाली साइड पे है वो घट रहा है, प्रोडक्ट साइड वाली बढ़ रहा है। प्रोडक्ट वाले लेने हैं प्लस में, रिएक्टेंट वाले लेने हैं माइनस में। क्लियर? एक और बार करें, चलो एक और बार करें। डी ऑफ ओ इंटरमीडिएट का निकाल के देखते हैं। पहले मैं आपकी यही प्रैक्टिस करा दूंगी कैसे करते हैं। इंटरमीडिएट का निकाल के देखते हैं, डी ऑफ ओ बाई डी टी। हाँ जी, यहां ओ बढ़ रहा है या घट रहा है? इंटरमीडिएट बढ़ रहा है या घट रहा है? बढ़ रहा है, प्लस में आ जाएगा क्या? K1 इनटू रिएक्टेंट O3। दूसरा देखिए, दूसरे में क्या हो रहा है? O रिएक्टेंट साइड है, घट रहा है, माइनस K2, डिपेंडेंसी ऑन O2 एंड। तीसरे में देखिए, तीसरे में एक घट रहा है, माइनस K3 O3। कोई दिक्कत? कोई भी दिक्कत? क्लियर हो गया? ये बनाना आ गया। नाउ अब आप याद करिए, हमने अभी अभी पढ़ा है एट स्टेडी स्टेट आपने एक लाइन लिखी थी, d ऑफ O बाई डी टी इज इक्वल टू 0। याद आया? रेट ऑफ चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ इंटरमीडिएट, रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ इंटरमीडिएट 0 होता है बीच के समय में। स्टेडी स्टेट पे ये क्या होता है? चेंज 0। ये चेंज 0 है तो चेंज 0 रख दिया। अगर चेंज 0 रख दिया तो ये सारी चीज क्या है? 0। ये वाली, ऊपर वाली नहीं, ये तो रेट है। इंटरमीडिएट के लिए स्टेडी होता है, रिएक्टेंट के लिए कभी स्टेडी नहीं होता भाई। प्रोडक्ट के लिए भी स्टेडी नहीं होता, किसके लिए स्टेडी होता है? इंटरमीडिएट के लिए स्टेडी होता है। अब इंटरमीडिएट के लिए स्टेडी है तो ये देखिए, K1 O3 माइनस K2 O2 O माइनस K3 O3 O इज इक्वल टू 0। अगर ये 0 है, इफ दिस इज 0 देन देयरफॉर, अगर ये 0 है तो देयरफॉर ये आ गया 0। कोई दिक्कत? ये दोनों नहीं छेड़े हमने, ये दोनों ऐसे ही पड़े हैं। ये 0 है इंटरमीडिएट, बिकॉज ये इंटरमीडिएट है। ये तो हमारा क्या है? रिएक्टेंट। ये हमारा क्या है? प्रोडक्ट। ये कभी 0 थोड़ी होता है, इनका रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन तो 0 होता ही नहीं है। किनका होता है? इंटरमीडिएट का, वो 0 लिया है। स्टेडी स्टेट वाली टेक्निक लगाई है। क्लियर? कोई दिक्कत? कोई भी दिक्कत? अब यहां आ जाओ, यहां से हम इंटरमीडिएट की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। फाइन, तो ये क्या आ गया? K1 O3
और ये सारी चीज को उधर ले जाते हैं, K2O2 प्लस K3O3 O। कोई दिक्कत? समझ आ गया? ये सारी चीज को मैं उधर ले गया, एक स्टेप खा लिया मैंने बिकॉज लैक ऑफ पॉड। तो बेसिकली ये K1O3 यहाँ आ गया है, ये सारी चीज को उठा के उधर ले गया और उसमें से O कॉमन निकाल लिया। फाइन, एक और काम कर लेते हैं, ये सारी चीज को मैं उठा के इसके नीचे ले आता हूं, K2O2 प्लस K3O3 इज इक्वल टू इंटरमीडिएट O। कोई दिक्कत? कोई भी दिक्कत? इज दैट थिंग क्लियर? हमने यहां से इसको पुट कर लिया है, ये सारी चीज जो इंटरमीडिएट वाली कंसंट्रेशन उसको लेके उधर चला गया, मैं उधर ले जाने के बाद इस सब चीज को नीचे ले आया। कोई दिक्कत? और नाउ पुट दिस इक्वेशन नंबर 1 इन एनी ऑफ दिस, इसमें से किसी में भी पुट कर दो, कोई दिक्कत नहीं, चलेगा। फाइन, किसमें पुट करूं बताओ? इसमें से किसी में भी पुट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। फाइन, हम इसमें पुट कर लेते हैं, ये वाले में। क्लियर? ऊपर लिखा हुआ है, सॉल्व करना आसान है। पहले आप यहाँ पे इतना लिख लीजिए, मेरे को इरेज करना है ये, इसको मैं एज इट इज रखूंगा, मेरे को चाहिए अभी दिखाने के लिए। ये O को मैं यहाँ पुट करूंगा, यहाँ और यहाँ, इस O को मैं यहाँ पुट करूंगा, यहाँ और यहाँ। जगह बहुत कम है, आई डोंट नो हाउ विल आई मैनेज इट, पर कोई बात नहीं, कर लेंगे। क्लियर? देखिए जरा, इसको पुट करेंगे, यहां तक लिख लीजिए, मैं इसको इरेज कर रहा हूं सारे को। यहां भी पुट कर सकते हैं, यहां भी कर सकते हैं, मैं ऊपर वाले में कर रहा हूं। फाइन, करता हूं इरेज। ध्यान रखेंगे कैलकुलेशन का, ये बेसिकली मैं थोड़ा सा ये इधर इतना ही पड़ा है, डी ऑफ O3/dt, ये O को यहां पे पुट कर रहा हूं, माइनस K1O3, फाइन, प्लस K2O2। अब O की वैल्यू पुट करनी है, क्या है? K1O3 अपॉन K2O2 प्लस K3O3। फाइन, कोई भी दिक्कत? अब आप माइनस K3O3, अब फिर से O की वैल्यू पुट करनी है, क्या आएगी? K1O3 डिवाइड बाय K2O2 प्लस K3O3। कोई भी दिक्कत? ये दोनों का तो सेम ही है, डिनोमिनेटर तो एलसीएम लिया जा सकता है, ठीक है ना? एंड एलसीएम इसको भी कवर कर ले, सारा कुछ ही कवर कर ले। लो जी, कंप्लीट एलसीएम ले लेते हैं, क्या? K2O2 प्लस K3O3। लो जी, कंप्लीट एलसीएम, काफी बड़ा सारा एलसीएम ले लेते हैं। तो जी पहले इसके साथ करते हैं, ये आ गया K1 K2 O3 O2, फिर आ गया माइनस K1 K3 O3 का स्क्वायर, फाइन, फिर ये वाला प्लस K1 K2 O2 O3, देन ये माइनस K1 K3 O3 का स्क्वायर, फाइन। ये तो काम खत्म हो गया सारे का सारा। अब यहां पे ये कट रहे हैं दो टर्म्स, तो अल्टीमेटली -2, थोड़ा सा ऊपर करके लिख लेता हूं, -2 K1 K3, बिकॉज ये सेम टर्म्स है, ट्वाइस हो गया है, O3 का स्क्वायर अपॉन K2 O2 प्लस K3। कोई भी दिक्कत? एंड ये किसके इक्वल है? ये लेफ्ट साइड में क्या चल रहा है? D ऑफ O3/dt। यहां तक पहुंच जाइए,
क्या किया हमने, जो O की वैल्यू आई थी उसको उठा के यहां पुट कर दिया और यहां भी पुट कर दिया। आप इसको dO2/dt वाली इक्वेशन में भी पुट कर सकते हो, मैं फिर से बोल रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको dO2/dt वाली इक्वेशन में भी पुट कर सकते हो। आपका अल्टीमेटली ये वैल्यू पुट करना है, ये वैल्यू पुट करने के बाद ये आ जाएगा। इसका हमने कंप्लीट एलसीएम लेके इसको सॉल्व कर लिया है। काफी कॉम्प्लेक्स है पर यार ये मतलब आप मैथ्स वालों के लिए तो देखो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, ठीक है ना। तो जो मेरे भाई बंधु नीट वाले हैं, कोई बात नहीं यार, ये तो एलसीएम तो आसान है। फाइन, तो ये दोनों टर्म्स कट गई हैं, ये अल्टीमेटली हो गया कंबाइंड, कोई भी दिक्कत। फाइन, अब बात आते हैं रेट पे, ठीक है ना। रेट क्या है, ये वाली चीज, यानी कि इसके आगे -12 से मल्टीप्लाई कर दूं तो इसको भी -12 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, 2 के साथ कट गया, माइनस माइनस के साथ कट गया, दोनों को -12 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। इधर का कोई लफड़ा नहीं है, तो वैसे ही तो यहां से सिर्फ देख रहा था कितने से मल्टीप्लाई करना है, यहां से तो सिर्फ देख रहा हूं कितने से मल्टीप्लाई करना है। -12 से करने से ये बन जाएगा रेट। ये अल्टीमेटली क्या चीज बन रही है, रेट। क्या बन गया, रेट। क्या है रेट, K1 K3 O3 का स्क्वायर अपॉन K2 O2 प्लस K3 O3। आपको बात बताऊं, ये है एक्चुअल रेट, उस इक्वेशन का ये एक्चुअल रेट है। फाइन, दैट इज K1 K3 O3 का स्क्वायर K2 O2 प्लस K3 O3। कोई भी दिक्कत यार, -12 से मल्टीप्लाई, यहां से जो आया उसे जब -12 से मल्टीप्लाई किया, आप तो इक्वेशन बनाना अलग से, मल्टीप्लाई बाय -12 तो ये बन गया, ये तो कट गई सारी चीज, ये हमारे पास बच गया, और ये सारी चीज क्या बन गई, रेट, यहां से पता चलता। फाइन, इसको दे दो कोई ना कोई, इक्वेशन नंबर 1 2 कुछ भी दे दो, इक्वेशन नंबर 2 दे दो, कुछ भी दे दो यार, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 ये पता चलेगा ये क्या है, रेट। फाइन, कोई दिक्कत। अब काफियों का यहाँ पे दिमाग में डाउट आ जाता है, क्या सर ये तो वो नहीं आया जो हर बार आता है, ये तो वो नहीं आया जो हर बार आता है। लो जी, फिर इसको भी बना लेते हैं, लेट्स इरेज में। लो जी, वही बनाते हैं अब जो आया था, यानी कि ये वाली चीज, रेट। K1 K3 O3 का स्क्वायर K2 O2 प्लस K3। देखो वैसे तो एक्सपेरिमेंटली रेट लॉ निकल चुका है, वैसे तो जो एक्सपेरिमेंटली रेट लॉ हमें थर्ड केस से निकालना था वो हम डन कर चुके हैं, बहुत ही जबरदस्त मेथड था, क्लियर। पर अब इसको कंपेयर करना है उसके साथ जो एक्चुअली में पीछे आया हुआ होता है, तो बड़ी ही सिंपल सी बात है। फाइन, बहुत ही सिंपल सी बात है, आप इसे कंपेयर करना चाहते, देखो प्रूफ हो चुका है यहाँ पे, हम तो सिर्फ अब कंपेयर कर रहे हैं प्रीवियस केस के साथ, कंपेयर इट विद द प्रीवियस केस। फाइन, अगर हम प्रीवियस केस के साथ कंपेयर करें तो हमें एक बात पता है कि सबसे स्लोएस्ट स्टेप कौन सा है, ये वाला। अगर हम प्रीवियस केस के साथ कंपेयर करें, देखो अब आप कह सकते हो कि आरडीएस तो दिया नहीं था, अरे आरडीएस दिया कहां है, पिछले वाले के साथ कंपेयर कर रहे हैं, इसके हिसाब से तो रेट लॉ निकल चुका है, ये रेट लॉ है एग्जैक्ट। केस नंबर 3 के हिसाब से तो रेट लॉ निकल चुका है, दिस इज एग्जैक्ट। मैं जस्ट पिछले वाले के साथ कंपेयर कर रहा हूं, पिछले वाले में आपको पता था ये स्लो है, ये स्लो है, यानी कि K3 छोटी चीज है एज कंपैरेटिव टू K1 K2। K3 सबसे छोटी चीज है एज कंपैरेटिव टू K1 एंड K2। कंपेयरिंग विद द प्रीवियस केस, अगर ये सबसे स्लोएस्ट है, इसका मतलब K3 K1 से भी छोटा है एंड K3 K2 से भी छोटा है। अगर ऐसा है तो रेट क्या आ जाना चाहिए, देखो अगर K3 छोटा है तो ये टर्म हो जानी चाहिए निगलेक्ट, अगर ये टर्म हो गई निगलेक्ट तो ये क्या बचा, O3 का स्क्वायर अपॉन K2 O2, क्योंकि K3 छोटी चीज है तो ये तो छोटी आ जाएगी, ओवरऑल छोटी आ गई तो इसके सामने क्या हो गई,
निगलेक्ट हो गई, तो अल्टीमेटली ये बचा। अब K1 K3 K2 को मैं K लिख लेता हूं, O3 का स्क्वायर अपॉन O2 की पावर 1 रेट, यही तो निकाला था डे 1 में भी। जब रेट निकाला था इस पर्टिकुलर एग्जांपल के लिए मैंने ये लिखा था, लेक्चर नंबर 3 में लिखा था, मेरे को याद है, इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए ये लिखा था। केस नंबर 2 में इसी के प्रीवियस लेक्चर में, लेक्चर नंबर 14 के अंदर मैंने ये बात केस 2 में प्रूव करी थी। आज लेक्चर नंबर 15 में स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन से मैंने ये बात प्रूव कर दी। कोई भी दिक्कत, मैंने जब शुरू में लेक्चर नंबर 3 में लिखा था तब मैंने बोला था प्रूव इट, इसको एंड पे बिल्कुल प्रूव करेंगे, बिल्कुल प्रूव कर दिया है, ये मैच कर गया। इज दैट थिंग क्लियर? कोई भी दिक्कत। अब वैसे तो मेरे पास सारा लिखा नहीं हुआ, पर मैं रिकॉल करा देता हूं। ये 3 चीजें थी, हमने सबकी चेंज इक्वेशन बनाई, DO3 की, DO2 की और DO की। स्टेडी स्टेट का मतलब है DO में चेंज नहीं आया है, DO के चेंज को ले लिया 0, वहां से O इंटरमीडिएट की वैल्यू निकाल ली, उस O की वैल्यू को हमने DO3/dt या DO2/d2 किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, इक्वेशन पुट किया, पूरा सॉल्व किया, ये बन गया था हमारे पास, यही हमारे पास आंसर है। जो फाइनली बन गया था DO3/dt की इक्वेशन थी, उसमें -12 से मल्टीप्लाई किया, ये मतलब जो सॉल्व होकर आ गया था, इसको मैंने रेट लिख लिया था, तो ये आ गया हमारे पास। अब मैंने पिछले वाले के साथ कंपेयर करने के लिए जस्ट आई हैव पुट द एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज की, वही फैक्ट्स जो है, K3 छोटा है, क्यों? क्योंकि ये स्लोएस्ट है। अब आप कहो कि स्लोएस्ट कहां से दिया हुआ, वो पिछले स्टेप्स में दिया हुआ, पिछले केसेस में दिया हुआ था। इस ऐसा करने से हमने सिर्फ पिछले वाले के साथ कंपेयर किया, अदरवाइज आवर आंसर फ्रॉम द केस नंबर 3 इज दिस। कोई भी दिक्कत, कोई भी दिक्कत? क्लियर? Fine. So we are done with steady state approximation. In the next lecture, we are doing the another advanced level kinetics in the parallel reactions and the sequential reactions. बड़ा ही जबरदस्त मेथड है वो भी। Let's move to the next class. Till then, best of luck. Thank you so much. Like, share, subscribe जरूर कर देना. And this lecture deserves a thumb. Thank you so much.